नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। तो इसको इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा कि कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले है वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो वेदर जो है वो डे टू डे कंडीशन होती है, मतलब डेली की जो कंडीशन होगी, उसको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। और किस चीज़ की कंडीशन? एटमॉस्फेयर की कंडीशन, कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, रेनफॉल कैसी है। तो ये सब जो है, इसी को क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। चेंजेस फ्रीक्वेंटली, इसका जो चेंज होता है बहुत ही तेजी से चेंज होता है इसमें, वेदर में। ये पर आवर भी चेंज हो सकता है, डेली भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे आज का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सी है, हो सकता है कल का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो। तो ये क्या हो रहा है, ये डेली टेम्परेचर चेंज हो रहा है। आर्ली हो सकता है बादल आ जाए, जिसकी वजह से पहले टेम्परेचर मान लीजिए 27 था, तो अचानक से टेम्परेचर कम होके 23 आ गया। तो ये डिपेंड करेगा आर पे, मतलब टाइम पे। तो एग्जाम्पल क्या है, रेनी हो गया, हॉट हो गया, विंडी हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, वेदर होते हैं। तो रेनी वेदर है, हॉट वेदर है, विंडी वेदर है, तो ये हो गया। क्लाइमेट की बात अगर करी जाए तो क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म होता है। तो वेदर जो था शॉर्ट टर्म पैटर्न था, शॉर्ट टर्म था एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये जो है लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, तो वेदर का लॉन्ग टर्म जो पैटर्न होता है, इसमें कई डिकेड्स और कई ईयर्स को देखा जाता है। तो मतलब 10 साल में जो देखने को मिल रहा है क्लाइमेट, उसको मतलब जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसको क्लाइमेट कहेंगे। रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल, तो ज़्यादातर टाइम में क्या रहता है, ज़्यादातर स्टेबल ही रहता है, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जनवरी की बात करी जाए, नॉर्थ इंडिया में जनवरी में क्या होती है, ठंड होती है, विंटर होता है। तो आप आज भी देखेंगे तो विंटर ही दिखेगा, आज से 10 साल पहले देखेंगे तो भी विंटर ही दिखेगा, 20 साल पहले देखेंगे तो भी विंटर ही दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब वो क्या है, क्लाइमेट की बात कर रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में चेंज आया हो। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो वेदर जो है शॉर्ट टर्म है, क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। सीजन्स पे आते हैं। सीजन क्या होते हैं? पीरियड्स ऑफ द ईयर विद स्पेसिफिक वेदर कंडीशन। तो सीजन्स क्या है? तो सीजन्स क्या है? पीरियड है। ठीक है, तो ईयर में कुछ पीरियड्स बन गए हैं, और वो पीरियड जो है उनमें अलग अलग स्पेसिफिक वेदर की कंडीशंस होती है, उसी को क्या कहा जाता है, सीजन कहा जाता है। कैसे होता है ये? तो कॉज क्या है इसका? तो अर्थ के रिवोल्यूशन से होता है। जैसे आपको पता होगा, सन जो है ये अर्थ के अराउंड क्या करता है, चक्कर लगाता है इलिप्टिकल पाथ में। तो इसी मोशन की वजह से, मतलब इसी रिवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंजेस आते हैं। टाइप्स ऑफ सीजन्स क्या-क्या होते हैं? तो स्प्रिंग सीजन होता है, समर मतलब गर्मी होती है, मानसून जब पानी बरसता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनी सीजन भी कहा जाता है इंडिया में। ऑटम सीजन होता है और विंटर सीजन होता है। तो ये कुछ सीजन्स हैं जिसको आप याद रखेंगे। ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स की बात की जाए तो देखिए, हमारे ट्रेडिशन में 6 ऋतुओं या 6 सीजन के बारे में बताया गया है। वही है, बस उसका इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन ऊपर हमने देखा था। तो स्प्रिंग को क्या कहा जाता है? वसंत कहा जाता है। ग्रीष्म मतलब समर होता है, वर्षा मतलब रेनी सीजन होती है, शरद मतलब ऑटम सीजन होता है, हेमंत मतलब प्री विंटर होता है, और शिशिर मतलब विंटर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि शिशिर जो सीजन है वो कौन सा सीजन होता है? याद रखिएगा, विंटर होता है। तो इस तरीके से ये हिंदी से इंग्लिश में थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल सीजन्स है वो भी आपको पता होने चाहिए। सीज़न्स से इफ़ेक्ट क्या होता है? तो क्रॉप में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे, कुछ क्रॉप ख़ारिफ़ क्रॉप होते हैं, ठीक है? कुछ क्रॉप रबी क्रॉप होते हैं, और कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिनको ज़ायद कहते हैं, ठीक है? तो ये क्रॉप जो है किस पे डिपेंड करते हैं? ये सीज़न पे डिपेंड करते हैं कि कैसा टेम्परेचर है, कैसा वेदर पैटर्न है, उस पे ये क्रॉप्स डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये जो क्रॉप जो होता है, ये कहीं न कहीं सीज़न पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फूड हैबिट्स भी सीज़न पे डिपेंड करती हैं। जैसे अगर विंटर सीज़न है तो तली भुनी चीज़ें आप ज़्यादा खा सकते हैं, आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर समर सीज़न है, आप तली भुनी चीज़ें खा लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो कहीं न कहीं फूड हैबिट्स जो है, ये भी अफ़ेक्ट करता है किस चीज़ को, मतलब सीज़न जो है फूड हैबिट्स को भी अफ़ेक्ट करता है। क्लॉथिंग अगर आप देखेंगे, तो अगर मान लीजिए विंटर का मंथ है, तो विंटर में आपने देखा होगा, विंटर में लोग जो है वो बहुत ही मतलब जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो पहनते हैं, डार्क क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और अगर समर सीज़न में आप देखेंगे, समर सीज़न में क्या होता है, लाइट क्लॉथ्स पहने जाते हैं, ठीक है? तो ये कॉटन के क्लॉथ्स पहने आते हैं समर में। तो क्लॉथिंग भी कहीं न कहीं समर से ही मतलब सीज़न पे डिपेंड करती है। हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो सीज़नल फेस्टिवल्स हैं, जो सीज़न के हिसाब से बनाए जाते हैं, हार्वेस्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है।
तो किस तरीके से सीज़न इन सबको इफ़ेक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिलेशनशिप क्या होती है वेदर, सीज़न और क्लाइमेट में? तो वेदर हो गया, सीज़न हो गया, क्लाइमेट हो गया, इनमें रिलेशनशिप क्या होती है? तो वेदर क्या करता है, वेदर चेंजेस विद सीजंस। तो सीजन के साथ जो है वेदर चेंज होता है। जैसे मान लीजिए विंटर सीजन है तो उसमें वेदर अलग होगा। समर सीजन है उसमें जो वेदर होगा वो अलग होगा। रेनी सीजन है उसमें जो वेदर है वो अलग होगा। सीजनल पैटर्न्स फॉर्म क्लाइमेट, और ये जो सीजनल पैटर्न होता है, जो सीजन का पैटर्न होता है, उस वही क्या बनाता है, क्लाइमेट बनाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, समर जो है वो हॉट होती है, मानसून में रेनी सीजन होगा, मतलब मानसून में रेन होगी, विंटर में क्या होगी, कोल्ड होगी। तो ये क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट टाइप का हो जाएगा। अब इंडिया में अगर क्लाइमेट की बात की जाए कि इंडिया में जो क्लाइमेट्स हैं वो किस तरीके के हैं, तो पहला जो इंडिया में क्लाइमेट देखने को मिलेगा वो एल्पाइन क्लाइमेट है। एल्पाइन शब्द जो है वो एल्प से लिया गया है। एल्प क्या है, एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, माउंटेन रेंज है जो कि यूरोप में मिलती है, वहाँ बहुत ठंड होती है। तो ये क्लाइमेट जो है, एल्पाइन क्लाइमेट जो है, मेनली कहाँ मिलता है, हिमालयाज में देखने को मिलता है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और विंटर में स्नो गिरती है, मतलब स्नोफॉल होता है यहाँ पर। समर्स जो होती है वो भी गर्म नहीं होती है, समर्स में भी ठंडी होती है। जैसे लद्दाख रीजन जाइए, जम्मू कश्मीर का रीजन जाइए, तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेनली हिल स्टेशंस पे ये सब देखने को मिलता है, इस तरीके का सीजन या क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट पे आते हैं। तो टेम्परेट क्लाइमेट जो है वो हिल स्टेशंस पे, मतलब ये पर्टिकुलरली हिल स्टेशन पे मिलेगा, क्योंकि देखिए हिल स्टेशंस पे जरूरी नहीं है कि स्नोफॉल हो, वो कुछ ही हिल स्टेशंस पे होगी, लेकिन ज्यादातर हिल स्टेशंस ऐसे होंगे जहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा। हिल मतलब टेम्परेट क्लाइमेट रहता है वहां पर, तो मॉडरेट क्लाइमेट वहां पर पाया जाएगा, मतलब गर्मी भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होगी। ठीक है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा ना जाड़ा होता है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऐसे सीजन, ऐसे क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है ये समझ लीजिए। तो जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जैसे गंगा के जो मैदान है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो रीजन हो गया, वहां पर क्या आप देखेंगे, मतलब राजस्थान का रीजन आप देखेंगे थोड़ा सा, इधर दिल्ली का रीजन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का रीजन देखेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो समर्स होती है, मतलब जो गर्मियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, और ठंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो कोल्ड विंटर्स और हॉट समर्स होता है। एरिड क्लाइमेट, एरिड मतलब जहाँ सूखा रहता है। ठीक है, तो वो थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रेनफॉल जो होती है बहुत ही कम होती है। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, अब देखिए ट्रॉपिकल भी है और वेट भी है। वेट मतलब यहाँ वर्षा ज्यादा होगी, हैवी रेनफॉल होगी। और ट्रॉपिकल है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ, जो ऐसे मान के चलिए ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये वाला जो यहाँ पर जो रीजन पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में जो रीजन पड़ता है, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट है, जैसे ये इंडिया हो गया, इसका जो वेस्ट कोस्ट है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट रीजन आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है। सेमी एरिड क्लाइमेट, अब सेमी एरिड मतलब वहां पर सूखा रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा सूखा नहीं रहेगा, बारिश होगी लेकिन थोड़ी बहुत बारिश होती है। जैसे डेक्कन प्लेट्यू जो रीजन है, यहाँ पर सेमी एरिड क्लाइमेट पाया जाता है। सेमी एरिड क्लाइमेट की देखने को मिलती है यहाँ पर। रेनफॉल मॉडरेट होगी, ना बहुत ज्यादा होगी ना बहुत ही कम होगी। ट्रॉपिकल क्लाइमेट पे आते हैं। तो ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल मतलब अभी हमने आपको बताया था, ट्रॉपिकल जो है वो कहाँ लाई करेगा, इक्वेटर और इसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करेगा। तो इसको ट्रॉपिकल बोलेंगे। लेकिन ये ट्रॉपिकल वेट था और ये ट्रॉपिकल है, मतलब यहाँ पे ड्राई भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। तो ईस्ट और साउथ इंडिया में, ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, मतलब ये पूरा रीजन हो गया, और जो ईस्ट वाला रीजन हो गया, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला, वहां पर ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वेट और ड्राई सीजन दोनों ही देखने को मिलते हैं, मतलब कभी कभी यहाँ पर सूखा भी रहेगा और कभी कभी यहाँ बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। तो ये रीजन कैसा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। अब बात करते हैं जो क्लाइमेट होता है, कौन कौन से फैक्टर जो है वो क्लाइमेट को चेंज करते हैं, मतलब क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला ये है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब अभी हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में अर्थ है, ये जो है इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। जैसे इक्वेटर हो गई ये लाइन 0 डिग्री, इसके बाद ये जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके बाद आप ऊपर आ जाएंगे तो ये पोलर रीजन आपको मिल जाएगा, ये पोलर रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है,
पहला लैटीट्यूड है, तो जैसे-जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं मतलब पोल की तरफ आप जाएँगे, वहाँ पर जो ठंड होती है वो ज़्यादा मिलेगी मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ मिलेगी? इक्वेटर रीजन पे क्योंकि जो सन की रेज़ होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर रीजन पे परपेंडिकुलरली फॉल करती है। लेकिन यहाँ पर जो रेज़ पहुँचती है हमेशा स्लांटेड रेज़ पहुँचती हैं। पोल के पास या थोड़ा-सा जो दूर रीजन है इक्वेटर से वहाँ पर रेज़ स्लांटेड पहुँचती हैं और स्लांटेड रेज़ जब पहुँचती है तो उसका जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है? तो रेज़ जो सन रेज़ है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इस वजह से वहाँ पर समर्स कम होते हैं या ना के बराबर के होते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर की बात वही करी गई है। तो नियर इक्वेटर जो भी रीजन इक्वेटर के पास होंगे बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, जो भी रीजन पोल के पास होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे होंगे। रीज़न क्या है वही जो हमने आपको बताया, सन रेज़ डायरेक्टली फॉल करती है कहाँ पर इक्वेटर पे और स्लैंटली फॉल करती है कहाँ पर पोल्स पे। ऑल्टीट्यूड की बात करी जाए, देखिए ऑल्टीट्यूड का क्या होता है जैसे मान लीजिए आप पहाड़ के क्षेत्रों में रहते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे आप रीजन में रहते हैं, यहाँ किसी का घर है। तो देखिए ये जो हाइट है, जो घर है यहाँ पे बने हुए, तो ये सब हाइट पे हैं और जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे-वैसे क्या होता है, एयर जो है बहुत ही थिन होती चली आती है, उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती चली आती है। और जब एयर थिन होती है तो वो कोल्ड भी होती है, बहुत ही ठंडी भी होती है। और जब एयर ठंडी होगी तो वहाँ का रीजन जो होगा वो भी ठंडा हो जाएगा। तो हाइट अबव द सी लेवल इस पे डिपेंड करता है जो भी क्लाइमेट होगा। हायर ऑल्टीट्यूड पे टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है। वही हमने आपको बताया जैसे-जैसे ये ऑल्टीट्यूड कहला ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे टेम्परेचर कैसा होता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप वैष्णो देवी की कभी चढ़ाई करिए, तो जब आप वैष्णो देवी में मान के चलिए वैष्णो देवी पहाड़ है, ठीक है? इस तरीके का। यहाँ पर आप रहेंगे तो उतनी ठंडक नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, आपको दिखेगा कि ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। रीज़न क्या है थिन एयर होती है, लेस हीट एब्ज़ॉर्प्शन होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पे एयर जो है पतली रहती है, थिन रहती है जिसकी वजह से ठंडक रहती है एयर के अंदर। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए इंडिया का जो रीजन है, ये जो साउथ वाला रीजन है यहाँ पर भी सी है और इधर पर भी सी है। तो जहाँ पे जो भी रीजन समुद्र के आसपास होता है, वहाँ रीजन उस रीजन में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है क्योंकि जैसे ही थोड़ी-सी गर्मी बढ़ती है, ये सी का जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता है और यहाँ से इवापोरेशन होगा, तुरंत बादल बन जाएँगे और इन सब जगहों पे बारिश हो जाएगी। तो टेम्परेचर यहाँ कभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए बैंगलोर का टेम्परेचर हो गया, मुंबई का टेम्परेचर हो गया, बहुत हाई नहीं रहता है। ठीक है? अच्छा आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और ऐसे रीजन से मतलब रहते हैं जो यहाँ पे इन एरियाज़ में तो बताइएगा वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? क्या सच में ही मॉडरेट क्लाइमेट रहता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है? ऐसा आप ज़रूर बताइएगा। आप जिस भी रीजन में रहते हैं इंडिया के, उसके बारे में ज़रूर थोड़ा-सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा वहाँ का क्लाइमेट है? इनलैंड एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा। जैसे मान लीजिए इनलैंड एरियाज़ क्या होते हैं जहाँ मतलब जिन एरियाज़ के आस-पास समुद्र नहीं होता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का रीजन है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसे रीजन में लाई करता है कि आस-पास ना कोई समुद्र है, ना कोई ओशन है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जो क्लाइमेट देखने को मिलता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है। एक्सट्रीम का मतलब गर्मी होगी तो हो सकता है 50 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाए और ठंडक होगी तो हो सकता है -5 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाए। 10 तो नहीं पहुँचेगा, -5 तक जा सकता है, तो इतनी तक जाड़ा हो सकता है यहाँ पे। हालाँकि माइनस में पहुँचना भी टफ होता है, लेकिन 1 या 2 तक तो पहुँच जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो इसलिए आप लोग को ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। आप जिस भी रीजन के हों, आप अपने क्लाइमेट के बारे में, अपने रीजन के क्लाइमेट के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे मुंबई का रीजन जो है, यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, लेकिन जो नागपुर का रीजन है, अब क्योंकि नागपुर के आस-पास आप देखेंगे तो समुद्र-वमुद्र नहीं है, क्योंकि वो सेंटर में लाई करता है महाराष्ट्र के, मतलब ऐसे रीजन में लाई करता है, जहाँ के आस-पास मतलब जहाँ से समुद्र बहुत दूर है, तो वहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम देखने को मिलता है। ठीक है? अब यही चीज़ देखिए यहाँ पर बताई गई है डायग्राम के थ्रू, आप इसको समझ सकते हैं। विंड्स पे आते हैं, विंड्स क्या होती है? तो मूव हीट एंड मॉइस्चर, मतलब इसका जो मूवमेंट होता है या मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड विंड, या मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड कहते हैं, मूविंग एयर, ठीक है? एयर अगर मूव कर रही है तो उसी को क्या कहा जाएगा? विंड कहा जाएगा। और कौन-सी डायरेक्शन में? हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना ज़रूरी है विंड का। ठीक है? किसकी वजह से मूव करती हैं? तो ये हीट की वजह से और मॉइस्चर की वजह से मूवमेंट होता है, विंड का प्रोडक्शन होता है। विंड 2 तरीके की आपको देखने को मिलेंगी, एक ड्राई विंड्स होंगी जिसको हीट वेव कहते हैं,
और एक मॉइस्ट विंड होती है जिसको मानसून और जो क्या क्रिएट करती है रेनफॉल क्रिएट करती है। तो मॉइस्ट विंड को क्या कहा जाएगा? मानसून भी कहते हैं, ठीक है? और ड्राई विंड्स क्या होती हैं? जैसे लू हो गई, ठीक है? लू ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलती है, हीट वेव्स कहते हैं इसको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करता है। जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गए, वैलीज़ हो गए, तो ये सब क्या है? टोपोग्राफी हैं। अब ये विंड्स, ये टेम्परेचर है क्लाइमेट को कैसे चेंज करती है, मतलब क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती है? तो देखिए माउंटेनियस रीजन पे जो टेम्परेचर होगा, वेदर पैटर्न होगा, वो अलग तरीके का होगा, क्लाइमेट अलग होगा। प्लेन्स पे क्लाइमेट अलग तरीके का होता है, वैलीज में क्लाइमेट अलग तरीके का होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, माउंटेन जो है जैसे हिमालयाज है वो क्या करते हैं? कोल्ड विंड्स, जो कोल्ड विंड्स आ रही होती है साइबेरिया से, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से गंगा का जो मैदान है, गंगा के जो प्लेन्स हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो पाती है। मान लीजिए हिमालयाज ना होते तो क्या होता, रशिया की जो बहुत ही ठंडी हवा आती तो वो इंडिया में एंटर कर जाती, और इंडिया में एंटर कर जाती तो इंडिया का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता, ठीक है? तो इसलिए कहीं न कहीं माउंटेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने में। मानसून पे आते हैं, मानसून क्या होता है? तो सीज़नल विंड्स होती हैं। ये एक अरेबिक वर्ड से आया है जिसको कहते हैं मौसम, मौसम का मतलब होता है सीज़न। मानसून क्या होता है? सीज़नल रिवर्सल ऑफ विंड, सीज़नल रिवर्सल, ठीक है? ऑफ विंड्स। तो विंड्स जो है वो सीज़न के साथ क्या होती है? अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ऐसी विंड्स को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं, ठीक है? समर मानसून्स क्या होते हैं? समर मानसून को साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इधर से जो विंड्स आएँगी, ठीक है? मॉइस्ट विंड्स होंगी वो, क्योंकि इंडियन ओशन से वो नमी लेके आ रही होंगी, मॉइस्चर लेके आ रही होंगी। तो जब ये एंटर करती हैं इंडिया में केरला के थ्रू, तो यहाँ पर बादल क्रिएट कर देती हैं और बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? पानी बरसता है, ठीक है? तो लैंड हीट होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो, देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लैंड है, और लैंड क्या होता है? बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हाई टेम्परेचर होता है लैंड पे, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और समुद्र जो है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि समुद्र जो है वो कंपेयर टू लैंड ठंडा रहता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर रहा, यहाँ लो प्रेशर रहा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव कर जाती है, ठीक है? विंड फ्रॉम सी ब्रिंग्स रेन, तो जो विंड इधर से आती है समुद्र से, वो क्या लेके आएगी? रेनफॉल लेके आती है। टाइम क्या होता है? तो जून से जुलाई में बरसात करता है मेनली, ठीक है? अब ये देखिए समर में दिखाया गया है, साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में इस तरीके से एंटर कर रहा है, ठीक है? कुछ ब्रांच इधर से भी आती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी आएगी, ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगी और फिर इधर फँसी रहेगी, जिस वजह से जो मेघालय का रीजन है, मानसराम, चेरापूंजी, यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है। विंटर में क्या होता है? विंटर में अपोजिट चीज़ हो जाएगी। विंटर में क्या है? समुद्र जो है ये गर्म हो जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रीजन है वो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो विंड है उसका मूवमेंट जो होगा वो यहाँ से, मतलब इस जगह से, मतलब लैंड से किसकी तरफ हो जाएगा? सी की तरफ हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर होता क्या है, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से जब विंड आ रही होती है तो ये तमिलनाडु कोस्ट यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात करती है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून जो होते हैं वो इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बरसात क्रिएट करते हैं, ठीक है? विंटर मानसून पे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या, लैंड कूल हो गई, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया लैंड पे, विंड जो है वो किधर से किधर मूव कर रही है? लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है। विंड कैसी होगी? ड्राई विंड्स होगी, क्योंकि लैंड से आ रही है। सम रेन क्रिएट करेगी साउथ इंडिया, मेनली तमिलनाडु के कोस्ट पे। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि तमिलनाडु के कोस्ट पे जो रेनफॉल हो रही थी, वो किस मानसून की वजह से होती है? तो उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मानसून या विंटर मानसून। ये इसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून क्या है? तो मेनली मानसून की वजह से क्या होता है? रिवर में पानी बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि जब वर्षा होगी तो पानी बरसेगा बहुत तेजी से, और जब पानी बरसेगा तो रिवर्स जो होती हैं उसके अंदर पानी भर जाएगा। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, क्योंकि 80% इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है वो मानसून डिपेंडेंट है, और मानसून डिपेंडेंट है तो बरसात का इंतजार करते हैं किसान लोग, बरसात अच्छी होती है तो एग्रीकल्चर अच्छा होता है, बरसात अच्छी नहीं होती तो एग्रीकल्चर भी चौपट हो जाता है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी ये हेल्प करता है। क्लाइमेट एंड अवर लाइफ, तो क्लाइमेट किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है? तो पहली चीज तो एग्रीकल्चर है, अब आप समझ गए होंगे कि जैसा क्लाइमेट होगा उस तरीके से एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी। जैसे क्लाइमेट चेंज इस समय आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है,
कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी-कभी टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। तो ये जो है इसकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? इकोनॉमी अब देखिए एग्रीकल्चर अगर मान लीजिए इफ़ेक्ट होगा तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। अब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है यही तो पहुँचेगा इंडस्ट्रीज़ तक। अब जब इंडस्ट्रीज़ तक रॉ मटेरियल ही नहीं पहुँच पा रहा है प्रॉपर क्वांटिटी में, इंडस्ट्रीज़ कहाँ आउटपुट दे पाएँगी? नहीं दे पाएँगी, तो इकोनॉमी इंडिया की खराब हो जाएगी। फेस्टिवल जो है इसको भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे इंडिया में फेस्टिवल्स होते हैं, जो क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है, मतलब लाइफ़स्टाइल भी कहीं न कहीं डिसाइड करता है क्लाइमेट। जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जैसे मई और जून के सीज़न में, मई और जून के मतलब जून में अगर देखेंगे, तो ये जो ऐसे मंथ होते हैं, तो उत्तर प्रदेश और जो नॉर्थ इंडिया का रीजन है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट वेव चलती हैं, बहुत ही खतरनाक हीट वेव चलती हैं, जिस वजह से लोगों को काम करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। खासकर जो मज़दूर वर्ग होता है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता, क्योंकि उनका काम जो होता है थोड़ा-सा फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है। तो इतनी गर्मी में फिज़िकल वर्क करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो क्या हो गया, लाइफ़स्टाइल क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, इफ़ेक्ट हो जाएगी। मॉनसून फेलियर अगर हो जाएगा तो क्रॉप लॉस हो जाएगा, तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स देख लेते हैं। देखिए क्लाइमेट से बहुत सारे डिज़ास्टर्स भी होते हैं, जैसे साइक्लोन होता है। अब साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कहते हैं, होता क्या है, फॉर्म ड्यू टू लो प्रेशर ओवर द सी। तो समुद्र में अगर आप देखेंगे तो जब लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा या लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो साइक्लोन का फॉर्मेशन यहाँ पर चालू हो जाता है। और साइक्लोन में होता क्या है, बहुत तेज़ी से हवा जो है, वो सर्कुलर डायरेक्शन में मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करती है और अपने आस-पास क्लाउड क्रिएट कर देती है। यहाँ आस-पास क्या हो जाएगा, क्लाउड क्रिएट हो जाएगा, तो बहुत तेज़ी से यहाँ पानी बरसेगा, हवा चलेगी, बहुत तेज़ पानी बरसेगा, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन मतलब कोस्टल एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगी। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, हेवी रेनफॉल होता है, 2 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं कि मान लीजिए कोई कच्चा मकान है वो गिर जाएगा, ठीक है? जो एग्रीकल्चर होता है पूरा नष्ट हो जाता है, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती है, बाढ़-वाढ़ आ जाती है, ठीक है? फ्लड-व्लड आ जाता है। फ्लड अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ओवरफ्लो ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं। किस वजह से होगा? तो कॉजेज़ इसके हेवी रेनफॉल की वजह से होगा, रिवर ओवरफ्लो की वजह से होगा। रिवर ओवरफ्लो क्यों होगी? क्योंकि हो सकता है ग्लेशियर की मेल्टिंग हो रही हो। तो देखिए क्लाइमेट चेंज वाली बात आ गई, ग्लेशियर की मेल्टिंग। अब अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएँगे तो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा? मतलब जो ओशन वाटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा। ओशन वाटर का लेवल बढ़ेगा तो रिवर जो है वो भी ओवरफ्लो कर जाएगी। क्योंकि मेल्टिंग अगर ग्लेशियर्स की हो रही है तो कहीं न कहीं ग्लेशियर से ही तो रिवर्स निकल रही हैं। ठीक है? तो ग्लेशियर से अगर रिवर निकल रही, ग्लेशियर मेल्ट हो गया तो रिवर पे तो पानी बढ़ गया और रिवर में पानी बढ़ा तो वो भी क्या कॉज़ कर सकता है? फ्लड कॉज़ कर सकता है। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं? ठीक है? लैंडस्लाइड्स आपने देखा होगा, बड़े-बड़े चट्टानें जो होती हैं वो पूरी खिसक जाती हैं, तो कोलैप्स ऑफ सॉइल और रॉक्स। तो सॉइल या रॉक का कोलैप्स होना क्या कहलाता है? लैंडस्लाइड कहलाता है। देखिए आपको ये जो डेफिनिशन है ये ज़रूर पता होनी चाहिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि जब लैंडस्लाइड्स पूछा जाता है तो कई लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो लैंडस्लाइड होता क्या है? कोलैप्स ऑफ सॉइल और रॉक्स। तो सॉइल और रॉक का कोलैप्स करना क्या कहलाता है? लैंडस्लाइड कहलाता है। ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा? मतलब इसके कॉजेज़ क्या हैं? अब इसकी वजह से क्या होगा ये तो पता ही है आपको। प्रॉपर्टी में डैमेज आएगा, लाइफ में डैमेज आएगा, इकोनॉमी डैमेज हो जाएगी, एग्रीकल्चर डैमेज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो ये हो सकता है हेवी रेनफॉल की वजह से हुआ हो और दूसरा कॉज़ क्या है? मैन मेड कॉज़ है डिफॉरेस्टेशन, सारे के सारे पेड़ ही काट दे रहे हैं हम लोग। अब सारे अगर पेड़ काट देंगे तो पेड़ की जड़ें क्या करती हैं? सॉइल को होल्ड करती हैं, पकड़े रखती हैं। अब अगर पेड़ काट दिया गया, जड़ हट गई, तो सॉइल को होल्ड ही नहीं कोई कर पा रहा है और जब सॉइल को कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, तो सॉइल अपने आप से खिसकती हुई नीचे चली जाएगी और ये ज़्यादातर देखने कहाँ मिल रहा है? हिली रीजन्स में देखने को मिल रहा है। अभी देखा होगा आप लोग ने, वायनाड में लैंडस्लाइड हुई थी। वायनाड में लैंडस्लाइड हुई थी, बड़ी खतरनाक टाइप की, बहुत लोगों की इसमें डेथ भी हो गई थी। तो जितने भी हिली रीजन्स हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉरेस्ट फायर की बात करी जाए, ये क्या होता है? तो देखिए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो क्या होता है? पत्तियाँ जो होती हैं, जो फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियाँ आपस में रगड़ती हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं और फ्रिक्शन से क्या होता है? आग लग जाती है पत्तियों में, ठीक है? तो ये कब होगा? बहुत ज़्यादा जब ड्राई कंडीशन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और सूखा पड़ा होगा। तो उस केस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जब थोड़ी-सी भी आग लगती है, पूरे जंगल में आग फैल जाती है।
ये भी मेनली उत्तराखंड वाले रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर क्रिएट हो गई है नॉर्दर्न इंडिया में। अभी साउथ इंडिया में क्योंकि क्लाइमेट उतना वेरी नहीं कर रहा है, उतना क्लाइमेट चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से वहाँ के जंगल अभी सुरक्षित हैं और वहाँ पे क्योंकि पानी बरस जाता है, वर्षा ज़्यादा रहती है, मॉइस्ट क्लाइमेट वहाँ पर रहता है, इस वजह से साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम देखने को फॉरेस्ट फायर की नहीं मिल रही, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये देखने को बहुत मिल रही है। इसका कारण क्या है? हीट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन है और वो फॉरेस्ट में गया, फॉरेस्ट में जाके वो बढ़िया लकड़ी-वकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते-काटते मान लीजिए सिगरेट या बीड़ी पी रहा था। उसने क्या किया, बीड़ी नीचे फेंक दी। अब उसको क्या पता था उस बीड़ी से जंगल में आग लग जाएगी, थोड़ी-सी एक पत्ती जली और धीरे-धीरे करके पूरे आग जो है पूरे में फैल गई। ठीक है? तो ये भी होता है कई बार। कई बार लोग खाना-वाना बनाने लग जाते हैं क्योंकि कई सारे ट्राइबल्स जो होते हैं जंगल में रहते भी हैं। तो खाना-वाना बना रहे हैं तो वो थोड़ी बहुत चिंगारी इधर-उधर गई और पूरे जंगल में आग लग गई। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे जंगल में आग लग जाती है। क्लाइमेट चेंज आते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? लॉन्ग टर्म चेंज इन क्लाइमेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनिशन है। अगर लॉन्ग टर्म चेंज हो रहा है क्लाइमेट में तो उसको क्या कहा जाएगा? क्लाइमेट चेंज कहा जाएगा। किस वजह से हो रहा है क्लाइमेट चेंज? तो फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा हम लोग जला रहे हैं, पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, डीज़ल व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे कारण हैं। फ्यूल वुड जला रहे हैं, मतलब लकड़ियाँ ही जला दे रहे हैं, लकड़ियों से खाना बन रहा है, कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सब कॉजेज़ हैं किसके? क्लाइमेट चेंज के। डिफ़ॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दूसरा सबसे खतरनाक काम। मतलब इतना ज़्यादा हमको पैसे की ज़रूरत है कि हम सारे के सारे फॉरेस्ट, सारे के सारे पेड़ काट दिए दे रहे हैं और उसको काट-काट के घर बना दे रहे हैं उन जगहों पे, एग्रीकल्चर कर ले रहे हैं उन जगहों पे, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ से बहुत सारी ऐसी गैसेज़ निकलती हैं जो क्लाइमेट चेंज कॉज़ करती हैं, जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज़ क्रिएट होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्रिएट होती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाएँगी, ऊपर बैठ जाएँगी और फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और क्लाइमेट चेंज आ जाएगा। अगले में कहा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? गैसेस ट्रैप हीट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मेन गैस है, ये क्या करती है? हीट जो होती है, सन की जो हीट होती है उसको अपने पास ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है, ठीक है? अब हीट को बाहर वापस नहीं जाने देगी, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर वापस नहीं जाने देती है, तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक? और यहाँ पर सन है। हमने इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लिया है या यूज़ कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक बाकायदा प्रॉपर लेयर यहाँ बन गई है। अब लेयर के बनने से क्या होगा? जैसे हीट यहाँ से आई, अब हीट आ तो गई और इसने क्या कर लिया? हीट को ट्रैप कर लिया, इन सब ने हीट को ट्रैप कर लिया है। अब जितनी हीट आती है उतनी हीट बाहर चली जानी चाहिए, लेकिन हीट अब बाहर जा ही नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट क्या हो गई? ट्रैप हो गई है। दोबारा वापस चली आती है। तो जो पहले अर्थ ठंडा हो जाता था रात में, अब अर्थ जो है वो ठंडा नहीं हो पा रहा रात में और ज़्यादा गर्म होता चला जा रहा है। इसी को कहते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। तो एक्सेस गैसेस क्रिएट हो गई, मतलब वही गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गैस हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? एफॉरेस्टेशन किया जाए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएँ, फॉरेस्ट को काटा ना जाए। लेकिन ऐसा कहाँ कोई कर रहा है और ज़्यादा ही क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम। इफ़ेक्ट क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा, विंटर्स छोटे होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा। पहले विंटर की हॉलिडेज़ होती थी, विंटर की पहले छुट्टियाँ होती थी, अब विंटर ही खत्म हो गया तो छुट्टियाँ कहाँ मिलेंगी? विंटर होती भी है तो 10 दिन, जनवरी 1 से जनवरी 10 तक हो सकता है विंटर होए। उसमें भी कहीं धूप-वूप अच्छी निकल आई तो चली गई वो भी विंटर, तो विंटर नहीं होती और विंटर नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। केवल छुट्टियाँ तो चलिए मैंने एक मज़ाक के रूप में बताया, लेकिन बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं विंटर ना होने से। क्रॉप प्रॉब्लम्स होंगी, क्रॉप फेलियर हो जाएगा, डिज़ास्टर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब हो सकता है कि विंटर में हो सकता है लू चलने लग जाए, बहुत गर्म हवाएँ चलने लग जाएँ, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। सॉल्यूशन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सॉल्यूशन क्या है इसका? पॉल्यूशन को कम किया जाए, जो कि कोई कम नहीं कर रहा है। थोड़ी बहुत डिस्टेंस भी कोई पैदल नहीं चलना चाह रहा है, सबको गाड़ी चाहिए, सबको 4 पहिया चाहिए, एक-एक घर में 2-2 3-3 4 पहिया यूज़ करी जा रही हैं। एक आदमी फ़ोर व्हीलर से चल रहा है, ठीक है? मतलब फ़ोर व्हीलर से चलना है तो ये नहीं पूरा परिवार जब जाए तब फ़ोर व्हीलर से जाए। एक आदमी को भी जाना है तो भी वो फ़ोर व्हीलर से जा रहा है। मतलब एक एक ये ऐसे समझ सकते हैं कि व्हीकल को सबने क्या बना दिया है, व्हीकल जो है फ़ोर व्हीलर जो हो गई वो प्रेस्टीज का वो हो गया है मीडियम, मतलब अपनी रईसी दिखाते हैं लोग। हाँ, यूज़ करिए आप व्हीकल, लेकिन आप ईवी यूज़ करिए, तो इसका एक देखिए अल्टरनेट मिल गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है?
लेकिन कुछ प्रॉब्लम सरकार की भी है क्योंकि ईवी जब कोई ले लेता है तो पता लगा उसको हाईवे पे जाना है तो हाईवे पे चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। तो प्रॉब्लम्स हर जगह पे है तो उसको ही सही करना चाहिए। तो पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए। दूसरा क्या है, ट्रीज़ को प्लांटेशन करना चाहिए। देखिए सरकार जो है ट्रीज़ का प्लांटेशन तो बहुत करती है। जैसे मान लिया वृक्षारोपण दिवस हुआ, 4 करोड़ पेड़ लगा दिए गए, 4 करोड़ पेड़ लगा दिए गए किसी जगह पे। और जिस दिन वृक्षारोपण हुआ उस दिन बड़ा प्रचार-प्रसार किया गया। दूसरे दिन वो 4 करोड़ पेड़ जो थे उसमें 3 करोड़ बचे। 10 दिन बाद देखा गया तो 1 करोड़ बचे, सब सूख गए क्योंकि इसमें कोई पानी डालने वाला नहीं था। तो प्लांट करना ही केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका फिर देखभाल करना भी इम्पोर्टेंट है, जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है सोलर। आपने देखा होगा अचानक से सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये बहुत अच्छी एक स्टेप है गवर्नमेंट का क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है बहुत ज़्यादा। तो लोग अपने रूफ पे, छतों पे क्या लगवा रहे हैं, सोलर पैनल लगवा रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज़्यादा हो पा रहा है सोलर के थ्रू। तो कोल पे डिपेंडेंस जो है, थर्मल पावर प्लांट पे डिपेंडेंस जो है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो रहा है। ठीक है? तो ये सब थोड़े से अच्छे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए। सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल, लाइफ़स्टाइल सस्टेनेबल, आपको 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलना हो कोई सामान लेने के लिए, पैदल जाइए, ठीक है? कारपूलिंग करिए, आप कार से कहीं जा रहे हैं तो अकेले मत जाइए। जैसे मान लीजिए कोई अपने मान लीजिए कोई टीचर है, उसको स्कूल जाना है अपने घर से और यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा टीचर भी रहता है, यहाँ कोई तीसरा टीचर भी रहता है, तो सबसे बात कर लें, कारपूलिंग करते हुए सबको लेके जाएँ, जो भी उसमें पैसा लगे वो शेयर कर लें, ठीक है? तो इससे क्या होगा, देखिए पैसे की बचत हो जाएगी और साथ ही साथ जो फ्यूल का कंज़म्पशन हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा। लेकिन ये सब करना पड़ता है, थोड़ा-सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट ऑफ अ स्मॉल एरिया, छोटे एरिया के जब क्लाइमेट की बात करते हैं, तो उसको माइक्रो क्लाइमेट कहा जाता है। जैसे सिटीज़, अब सिटी जो हैं, शहरों में जो लोग रहते होंगे वो लोग देखते होंगे, शहर जो है वो अर्बन हीट आइलैंड बन गए हैं। मतलब ऐसे आइलैंड बन गए हैं जहाँ केवल हीट ही हीट देखने को मिलती है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। गर्मियों में ये हालत है कि रात में भी जब तक आप एसी नहीं चलाएँगे आपको नींद नहीं आएगी। पहले एसी जो है वो एक प्रेस्टीज वाली चीज़ होती थी, शौक वाली चीज़ होती थी, आजकल एसी जो है एक नेसेसिटी हो गई है। एसी नहीं है तो पतला रात में नींद ही नहीं आ रही है, सो ही नहीं पा रहा इंसान। इस तरीके की गर्मी आपको देखने को मिलेगी मेनली शहरों में। तो वही क्या है, अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हो गया है पूरा, क्योंकि इतने सारे व्हीकल्स हो गए, इतना पॉल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। फॉरेस्ट में जो क्लाइमेट होता है वो भी क्या है, माइक्रो क्लाइमेट का एग्जांपल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में काम आएँगे। जैसे वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। सीज़न किसकी वजह से होते हैं, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। कौन-कौन से फैक्टर जो हैं क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, तो लैटीट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया, विंड्स हो गया, टोपोग्राफी हो गई। टोपोग्राफी वाला हिमालयाज़ वाला हमने एग्जांपल दिया था। जैसे माउंटेन जो है वो क्या करते हैं, हिमालयाज़ क्या करता है, अब जो रशिया से जो साइबेरियन विंड्स आ रही होती हैं उसको रोक देता है। ठीक है? इस वजह से क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है। मॉनसून क्या होते हैं, सीज़नल विंड्स को मॉनसून कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, मेनली ह्यूमन बीइंग्स की वजह से हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हम लोग ने डिस्कस किया। बाकी आप लोग की कोई राय हो कि क्लाइमेट चेंज को कैसे सही किया जा सकता है? क्या स्टेप लेने चाहिए? और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा है, तो वो हमारी जनता को बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, जिससे और भी लोग मोटिवेट हों और कहीं न कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा हर एक चैप्टर के नोट्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।